नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी का कार्यक्रम किताब। मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल। आज हम लोग गोदान के बारे में बात करेंगे। हम इस समय दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हैं। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसे केवल हिंदी या भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के साहित्य में क्लासिक की हैसियत हासिल हो चुकी है। मेरा ख्याल है, या कम से कम मेरी उम्मीद है, कि गोदान पढ़ा चाहे सबने ना भी हो, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हो और जिसने गोदान का नाम ना सुना हो। गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इस उपन्यास के केंद्र में किसान की व्यथा है, किसान का जीवन है। लेकिन ये उपन्यास केवल किसान जीवन का उपन्यास नहीं है। ये उपन्यास गांव और शहर के संबंध का भी उपन्यास है, औद्योगिकरण में बदलते हुए भारत का उपन्यास भी है, और ये उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों के एक्सप्लोरेशन का भी उपन्यास है। इसमें एक और होरी और धनिया का संबंध है जो पारंपरिक दाम्पत्य का सुंदर उदाहरण है, जिसमें सारे लड़ाई झगड़े सुख दुख के बावजूद एक साझेदारी है और सारा संबंध उसी साझेदारी पर टिका हुआ है। दूसरी ओर मालती और मेहता का संबंध है जो स्त्री पुरुष संबंधों के एक नए मॉडल का प्रस्ताव करता है। और ध्यान रखें हम कि ये प्रस्ताव 1936 में किया गया था। मशहूर हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद पहले उपन्यासकार थे जिन्होंने देश के यथार्थ को साहित्य में उकेरा। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्हे गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उन्होंने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। प्रेमचंद का सबसे लंबा और अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, ग्रामीण जीवन के दुख, गांवों के बदलने, टूटने, बिखरने की सच्चाई और जमींदारी के जंजाल में फंसे किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। गोदान उपन्यास का नायक कोई उच्च या मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव का किसान होरी राम है। उपन्यास की कहानी होरी और उसकी पत्नी धनिया के चारों ओर घूमती है। प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन समाज की दशा को बखूबी दर्शाया है। गोदान उसके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन के विखंडन की मार्मिक कहानी है। आज इस उपन्यास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामबचन राय। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। रामबचन जी पटना यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और आजकल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में यहाँ जो लोग हैं, जो श्रोता समुदाय है, इस कॉलेज के और अन्य कॉलेजों के छात्र हैं, वो बात करेंगे रामबचन जी से गोदान के बारे में। और उन्हीं के साथ हमारे बीच में 3 महत्वपूर्ण श्रोता मौजूद हैं। प्रोफेसर रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रेखा सेठी इसी कॉलेज से, और डॉक्टर संजय गौतम। फिर से एक बार स्वागत के साथ डॉक्टर साहब। मेरा प्रेमचंद से परिचय बहुत सारे लोगों की तरह अपनी माँ की कृपा से हुआ था। मैंने प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियाँ करके एक संकलन था जिसमें उनकी 13 कहानियाँ थीं, वो माँ के छोटे से पुस्तकालय से लेकर मैंने पढ़ी थी। आप प्रेमचंद तक कैसे पहुँचे पहले पुरुषोत्तम जी, मेरा परिचय तो प्रेमचंद से मेरी माँ की मार्फत नहीं हुआ। आप भाग्यशाली हैं। मेरी माँ गांव की थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मैं जब स्कूल में आया तो पाठ्यक्रम में प्रेमचंद से मेरा परिचय हुआ। उनकी कहानियाँ पढ़ी और धीरे धीरे
प्रेमचंद मेरे भीतर उतरते गए और बाद में कॉलेज के दिनों में, बल्कि कहें कि मैट्रिक पास करने के बाद उनका उपन्यास भी पढ़ना शुरू किया। तो प्रेमचंद से मेरा मुकाबला छात्र जीवन में हुआ और मुझे लगा कि ये तो हमारे गांव के आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो हमारी ही व्यथा कथा कह रहे हैं, पास पड़ोस के, और धीरे धीरे वे मेरे भीतर उतरते गए। इसलिए एक छात्र के रूप में और फिर बाद में एक नागरिक के रूप में समाज से जैसे जैसे गहरा परिचय होता गया, लगा कि वो सारा कुछ जो समाज में घटित होता है प्रेमचंद में मिल रहा है। ये बहुत मार्के की बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक नागरिक के रूप में आपने कहा कि आपका देहात का परिवेश था। मेरा तो देहात से कभी कोई संबंध नहीं रहा। अभी तक के जीवन में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने 2 सप्ताह भी किसी देहात में लगातार गुजारे हूँ। लेकिन और जाहिर है कि मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं अल्पसंख्यक भी नहीं हूँ, दलित भी नहीं हूँ, लेकिन देहात के प्रति या समाज के इन तबकों के प्रति मेरे मन में जो संवेदनशीलता है, जो उनके दुख दर्द का एहसास है, उसका क्रेडिट बड़ी हद तक मैं प्रेमचंद को देता हूँ। और इस लिहाज से मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों के आधार पर इस बात का थोड़ा और विस्तार करें। अगर हम ये कहें कि प्रेमचंद आपको एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर इंसान बनने में मदद देने वाले लेखक हैं, खासकर गोदान के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ कहें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़ा लेखक वही होता है जो आतंक पैदा नहीं करता है, और बड़ा आदमी भी वही होता है जो सामने वाले को आत्मीय बना लेता है, आतंक के कारण नहीं, अपने व्यवहार के कारण, अपनी सामान्य शैली और बातचीत के कारण। तो प्रेमचंद से जब साबका हुआ तो लगा कि प्रेमचंद जो मेरे भीतर उतर रहे हैं और मेरे जैसे असंख्य लोगों के भीतर उतर रहे हैं, तो उस सादगी के कारण, उस सहजता के कारण जो उनके साहित्य में, उनके कथा साहित्य में है, और एक बेहतर नागरिक बनाने के वे सारे सामान वहाँ मौजूद हैं। अब गोदान की बात आपने कही। गोदान के बारे में कहा जाता है कि वो कृषि, जैसा आपने भी कहा कि कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। भारत का किसान जीवन अपनी पूरी व्यापकता में और गहराई में गोदान में व्याप्त है। आप देखेंगे गोदान का नायक और नायिका भी बिल्कुल साधारण लोग हैं। प्रेमचंद से पहले शायद सोचा भी नहीं गया था कि जैसे महाकाव्यों के नायक बड़े लोग होते थे, राजा रानी या समाज के बड़े लोग, तो प्रेमचंद के पहले सोचा भी नहीं गया कि उपन्यास का कोई ऐसा चरित्र जो होरी की तरह एक साधारण किसान हो। उसकी पत्नी धनिया जो गोदान की नायिका है, बिल्कुल ग्रामीण स्त्री, अपढ़ स्त्री, लेकिन व्यवहार कुशल। तो धीरे धीरे एक ऐसा चरित्र हमारे सामने रखते हैं प्रेमचंद जो आज की भाषा में, समाजशास्त्र की भाषा में कहें कि निम्न मध्यवर्गीय चरित्र। एक किसान, और किसान भी बहुत खाता पीता किसान नहीं, एक मामूली किसान, मार्जिनल फार्मर जिसको कहेंगे, एकदम सीमांत किसान, और उसकी पीड़ा को, उसके दुख दैन्य को जिस तरह प्रेमचंद रखते हैं और धीरे धीरे उसे एक मानवीय संवेदना से जोड़ते हैं। होरी खाता पीता साधारण किसान है, लेकिन धीरे धीरे चौतरफा शोषण के कारण उसका जीवन छिजता जाता है और किसान से मजदूर बन जाता है। लेकिन मानवीय गुणों का अभाव उसमें नहीं है। उसमें दयालुता है, परोपकार की भावना है, पड़ोसी के प्रति सुख दुख में शामिल होने का भाव है। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने के क्रम में अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये होरी जानता है बखूबी। और इसलिए भारतीय जीवन का एक वह पक्ष जो गरीबी में भी, दीनता में भी मानवीय संवेदना से मुक्त नहीं हुआ है, इसका प्रतीक होरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात आपने कही। और यहाँ जो आपने कहा, यानी ये मज़ेदार बात है कि प्रेमचंद के इतने वर्ष बाद, लगभग 80 साल बाद भी
बहुत सारे प्रगतिशील और जनवादी कहे जाने वाले लेखकों के भी नायक नायिका अंततः मध्य वर्ग से आते हैं, जबकि प्रेमचंद के गोदान में आपने जैसा कहा कि एक सीमांत की तरफ जाता हुआ किसान, रंगभूमि का नायक एक नेत्रहीन दलित, और यहाँ मैं रह नहीं सकता रंगभूमि के नायक सूरदास का वो सवाल याद किए बिना, जब उसके सामने विकास के रंगीन नज़ारे पेश किए जाते हैं कि विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, तो सूरदास का सवाल है कि आत्मा का क्या होगा। ये जो सवाल मुझे लगता है कि प्रेमचंद के सारे लेखन में ये सवाल पूछता है। गोदान भी संभवतः आत्मा के संकट का उपन्यास है। और जो बात आप भाषा के बारे में कह रहे थे, आपको क्या लगता है, स्वाभाविक रूप से तो भाषा का विकास उसके बाद होना चाहिए था, लेकिन क्या पठनीयता की दृष्टि से प्रेमचंद के बाद का हिंदी कथा साहित्य आगे गया है या पीछे हटा है? पठनीयता की दृष्टि से ये सही सवाल आपने किया कि मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने उपन्यास का एक शिखर कायम किया था गोदान के माध्यम से, और कई लोगों ने इस पर विचार किया है कि गोदान एक ऐसा शिखर है जिस पर पहुंचकर हम अतीत को और वर्तमान को दोनों को देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई को और उसके चढ़ाव को दोनों को देखते हैं। तो एक तो भाषा के कारण वो सहजता बाद के उपन्यासों में नहीं है। प्रेमचंद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसका क्या एक कारण ये नहीं है, जैसा कि बहुत से लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कि प्रेमचंद की भाषा की सहजता के दो कारण मुझे लगते हैं। एक तो बोलचाल की भाषा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध और उसको अपनाने की सहजता, दूसरे उर्दू में उनकी दक्षता। हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें वो पहले उर्दू में लिखते थे, खुद गोदान का पहला ड्राफ्ट उन्होंने उर्दू में लिखा था। तो उर्दू की जो किस्सा गोई की एक सशक्त परंपरा है, प्रेमचंद के बाद का हिंदी कथा साहित्य उससे वंचित होने के कारण क्या उसने अपना नुकसान नहीं किया है? बिल्कुल किया है। और एक दृष्टि से जैसा आपने कहा कि ये भाषा की विरासत उनको उर्दू से, क्योंकि प्रारंभिक लेखन उनका उर्दू में हुआ, कहें कि 1917 तक का जो लेखन है प्रेमचंद का प्रारंभिक लेखन वो उर्दू में होता रहा। और उर्दू से हिंदी में आने का एक बड़ा कारण मुझे स्मरण आ रहा है कि किसी ने लिखा था कि उस ज़माने के जो उर्दू के अदीब थे, उर्दू के खासकर अफसाना निगार थे, वो अफसाने की खूंटी पर अपने जज्बातों की रंगीन शेरवानियाँ टांग रहे थे, प्रेमचंद ने वहाँ ज़िंदगी टांग दी। तो अच्छा वाक्य, ये बहुत अच्छा वाक्य। तो एक कि प्रेमचंद जो देख रहे थे समाज में, सोच रहे थे, उसको व्यक्त करने के लिए एक ऐसी भाषा जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि प्रेमचंद का जो दौर है भारतीय राजनीति में गांधी का दौर है वो जी। तो गांधी जिस भाषा को आदर्श मानते थे हिंदुस्तानी को, उसी भाषा में उन्होंने लिखना शुरू किया। जब हिंदी में लिखना शुरू किया प्रेमचंद ने, तो अपने लिए एक बहुत उपयुक्त भाषा जो हिंदुस्तानी थी उसको उन्होंने चुना, और उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल साफ थी। और जो उनका कथ्य था, जिस समाज का चित्रण वो करना चाहते थे, किसान जीवन का, क्योंकि पुरुषोत्तम जी आप देखेंगे कि प्रेमचंद के भीतर एक किसान बैठा हुआ है। उनका सारा यानी 17 के बाद का जितना लेखन है उनका, 18 से सेवा सदन का प्रकाशन 18 में हुआ, 1918 में। तो 18 के बाद के प्रेमचंद के भीतर एक किसान बैठा हुआ है। उन्होंने एक मानदंड बना लिया कि किसानों के हित में जो बेहतर है वही हमारे लिए मान्य है, और इसका प्रतिपादन उन्होंने किया। तो एक तो भाषा के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी को चुना, और दूसरे भारतीय जीवन का जो मेरुदंड था किसान, कृषि संस्कृति, उनको उन्होंने अपना आधार बनाया। और गोदान का मुख्य प्रतिपाद यही है। और किसान की पीड़ा कि एक किसान धीरे धीरे जीवन में पराजित होते हुए किस स्थिति में पहुंचता है, उसका अंत कितना त्रासद होता है, यही कथा उन्होंने कही गोदान में। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि शायद ये कहना बेहतर होगा कि प्रेमचंद के भीतर एक ऐसा लेखक बैठा है जिसमें परकाया प्रवेश की अद्भुत क्षमता है, और इसलिए वो गोदान में अगर किसान है तो कफन में वो ऐसा सीमांत बल्कि विघटित मजदूर है। ठाकुर का कुआं में वो एक ऐसा दलित है जिसे उसके बिना किसी अपराध के जीवन भर के लिए अभिशप्त उसे रहना है, सजा पानी है।
और इसी तरह सेवा सदन में वो एक ऐसी स्त्री है जिसकी भी स्थिति लगभग वही है। कायाकल्प में वो एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है, और आप जानते हैं कि कायाकल्प में तो उन्होंने अपने नायक की मुलाकात डार्विन से करवा दी है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद के यहाँ एक लेखकीय गंभीरता और रचनात्मकता बहुत ज़्यादा है, और जो केवल किसान जीवन तक सीमित नहीं है। मैं दूसरी एक और बात पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। किसान जीवन की बात हम लोग कर रहे हैं गोदान के प्रसंग में। डॉक्टर साहब, गोदान में क्या मेहता का चरित्र कुछ कमज़ोर है, या मालती और मेहता का संबंध कुछ कमज़ोर है, और क्या आपको नहीं लगता कि वो भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य है और उतना ही महत्वपूर्ण कथ्य है जितनी कि होरी की ट्रेजेडी? हाँ बिल्कुल। असल में दो कथाओं को साथ लेकर चल रहे थे प्रेमचंद जी। एक गांव की कथा, एक शहर की कथा है। बल्कि इसके लिए उन पर आरोप भी लगाया गया है कि गोदान में दो कथाओं के कारण जो उसका शिल्प है कुछ शिथिल हो गया है। उस पर असल में माफ़ करेंगे, मुझे वो बहुत ज़ोरदार और बड़ा रोचक जुमला है वो नंद दुलारे वाजपेयी का, कि उसके नगरीय पात्र और देहाती पात्र ऐसे हैं जैसे एक मकान की 2 मंजिलों पर कोई किराएदार रहते हों, सीढ़ी चढ़ते उतरते दुआ सलाम हो जाती हो और बाकी कोई। जी। नंद दुलारे वाजपेयी का ही जवाब देते हुए आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने एक दिलचस्प बात कही। जी बताएं। नलिन जी ने लिखा था कि वाजपेयी जी को उन्होंने एक तरह से निशाना बनाया था कि गोदान कोई आगरे का ताजमहल तो है नहीं जिसका एक एक इंच कलात्मक ढंग से तराशा गया हो। वो तो आगरे का किला है, इसमें बड़े बड़े प्रकोष्ठ हैं और गंदे तहखाने भी। यानी अपने आप में वो समूचा आगरा है। ये नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा। तो गांव की कथा और शहर की कथा जी। और प्रेमचंद के साथ सामने भारत का दोनों जीवन था। ग्रामीण जीवन प्रमुखता के साथ उभर कर आया गोदान में, और शहरी जीवन को भी सामने रख रहे थे। लेकिन शहरी जीवन की जो विडंबनाएं हैं उनको भी वो चिन्हित कर रहे थे। अब आपने कहा कि मेहता और मालती के माध्यम से जो 1936 में यानी 34-35 से लिखना शुरू किया, 36 में पूरा हुआ था गोदान, तो उस 36 में एक सहजीवन की कल्पना कर रहे थे जी, और वैवाहिक संस्था जो है भारतीय समाज चैलेंज कर रहे थे, उसको चुनौती दे रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि आज जो बहुत आधुनिक अत्याधुनिक समाज है जिसमें हम सहजीवन की बात कर रहे हैं, इसकी कल्पना प्रेमचंद मेहता और मालती के माध्यम से उस समय कर रहे हैं, सहजीवन की कल्पना। और शहरीकरण की विकृतियों को भी उजागर कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ कोई बड़ा शहर उन दिनों नहीं, महानगर नहीं हुआ था, लेकिन गोबर जब जाता है गांव छोड़कर शहर में, लखनऊ में, तो उसका बेटा मंगल ही नाम है उसका ना, वो उसकी मौत हो जाती है गंदगी में रहने के कारण, कुपोषण के कारण। वो सारी समस्याएं हैं। तो इन दोनों कथाओं को साथ साथ रखकर, और जो आपने कहा कि सीढ़ियों पर मुलाकात होती है ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले, नीचे रहने वाले की, तो इसमें भी नलिन जी ने इसके लिए उदाहरण दिया था कि ये गोदान की जो दोनों कथाएं हैं वो नदी के दो तट की तरह हैं। नदी के दो तट ऊपर से देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन बीच से प्रवाहित होने वाली जलधारा दोनों को जोड़ती है। तो उसी तरह गोदान में भी किसान जीवन, कृषि संस्कृति और शहरी संस्कृति, नगर की संस्कृति, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय जीवन धारा दोनों से ही गुजर रही है। नहीं, असल में तो डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि जिसको प्रेमचंद के इस उपन्यास की गोदान की संरचनात्मक कमजोरी या विफलता के रूप में देखा जाता है, मुझे नहीं पता कि प्रेमचंद ने ऐसा जानबूझ के योजनापूर्वक किया या कैसे, लेकिन जाने अनजाने ये असल में शहर और गांव के संबंध का रूपक बन गया है। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया भर में गांव और शहर के संबंध बहुत सहज नहीं है, खास करके हमारे जैसे समाज में जहां आज जो नगरीकरण है ये औपनिवेशिक दौर का नगरीकरण है। ये जो अर्बनाइजेशन है ये कॉलोनियल दौर का अर्बनाइजेशन है, जिसमें शहर बाई डेफिनेशन गाँव के शोषण पर आधारित है और गांव और शहर के बीच उस तरह के सहज प्रवाह का संबंध है ही नहीं। तो अगर सचमुच ऐसा है कि गोदान में गांव और शहर अलग अलग हैं, तो ये तो असल में हिंदुस्तान के यथार्थ की एक मेटाफरिक तस्वीर है, जो न केवल 36 में बल्कि 2017 में भी सच है, बल्कि आज शायद ज़्यादा सच है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से आप ठीक ही कहा आपने कि गांव की कमाई से शहर विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल। और ग्रामीण जीवन उतना ही उसी स्थिति में अब तक है। हालांकि
आधुनिकता का थोड़ा प्रभाव जा रहा है, लेकिन बहुत विकृत प्रभाव पहुंच रहा है। अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें डॉक्टर साहब। हम लोग गोदान के या किसी भी महान रचना के बहाने हम लोग, कहा जाता है, सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के ज़माने में जी रहे हैं। यहाँ इतने सारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इनमें से कितनों के लिए ये खबर, इनका जो मीडिया है वो कितनी बार इसको हैमर करता है कि अभी भी इस मुल्क में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तब दिल्ली में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसान धरना दिए बैठे हैं। कितनी बार ये खबर टेलीविज़न चैनल्स दिखा रहे हैं। तो हमारे जो मिडिल क्लास की प्रायोरिटीज़ हैं वो कई बार तो मुझे ये लगता है कि गांधी जी ने बिल्कुल सच कहा था कि हिंदुस्तानी मिडिल क्लास जैसा पत्थर दिल मिडिल क्लास दुनिया के किसी समाज का नहीं है। और गांधी जी ने तो ये बात सन 48 में कही थी, सन 47 में। ये तो और ज़्यादा सच होती चली जा रही है इन दिनों। सही है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये अंतर, अब आधुनिकता का चकाचौंध कहें या जो भी हो, कि अंतर धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। होरी जो किसान से मजदूर बन जाता है, और उसकी त्रासदी यही है, एक बल्कि कहा गया कि एक अलोमहर्षक त्रासदी है गोदान। बिल्कुल, इसमें रोंगटे खड़े नहीं होते, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन किस तरह जर्जर होता जाता है और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसी ट्रेजिडी, ऐसी त्रासदी है वहाँ। और आप ये भी देखें कि किसान जीवन के अध्ययन के लिए जब चंपारण से निमंत्रण आया था गांधी जी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे वहाँ चंपारण देखने के लिए कि सचमुच क्या स्थिति है वहाँ। और गए तो गांधी जी ने खुद यात्रा की, एक कठिन यात्रा की, और वहाँ रहे, किसानों की स्थिति का अवलोकन किया उन्होंने, और तब संघर्ष किया। और एक दौर था। लेकिन आज किसानों के लिए आंसू तो बहुत बहाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति और उनकी क्या विषम, उनकी क्या स्थिति है, इसका आकलन नहीं किया जा रहा। भी नहीं है डॉक्टर साहब, मगरमच्छ के आंसू। हाँ, मगरमच्छ के ही आंसू हैं, बिल्कुल। एनीवे, क्योंकि जो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था, चूँकि इस सेगमेंट का समय कम बचा है, एक पाठक के तौर पर और एक आलोचक के तौर पर आपको गोदान का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा लगता है? सबसे मार्मिक प्रसंग है जहाँ होरी की मृत्यु होती है। इसलिए कि एक बहुत साधारण सी लालसा है गाय खरीदने की, गाय पालने की लालसा। गाय ले आता है, झूठ बोल करके होरी ले आता है कि भोला की शादी करा देगा, और वो गाय दे देता है। और उसके भाई के द्वारा ही जहर दे दिया जाता है, गाय मर जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। और उस गाय के लिए वो मजदूरी करने लगता है। अब खेतिहर तो रहा नहीं, मजदूरी करता है, और उसी में लू लग जाती है कंकड़ तोड़ते हुए, और मौत होती है। उसका भाई हीरा, जिसने गाय को जहर दिया था, वो कहता है धनिया से कि अब गोदान कराया जाए। गोदान कराया जाए, कितनी बड़ी त्रासदी है। यही इनका गोदान। हाँ, यही। और तब वो कहती है धनिया कि भाई ये घर में न गाय है न बछिया, मजदूरी के 11 आने पैसे हैं, इसी का गोदान करा दिया जाए। मैंने कहा शुरू में ही कि एक अंतहीन शोषण जो समाज में चल रहा था, एक तरफ साम्राज्यवाद है, दूसरी तरफ जमींदार हैं, कारिंदे हैं, अफसरशाही है, और एक नया शोषण का औजार धर्म। प्रेमचंद कुछ नहीं कहते, लेकिन ये कह करके धनिया जब कहती है कि 11 आने पैसे हैं मजदूरी के, इनका गोदान करा दिया जाए, और वही पंडित लेकर चला जाता है पैसा। जी। ये सबसे कारुणिक, सबसे मार्मिक प्रसंग है कि जिस गाय के लिए उसका जीवन समाप्त हो गया, इतना संघर्ष किया, झूठ बोला, छल किया भोला के साथ, और इतना करने के बाद भी होरी, प्रेमचंद की बड़ी सफलता यही है कि कभी कभी झूठ भी बोलता है होरी, लेकिन वो गुनाह करके भी गुनाहों का देवता बन जाता है। हमारे मन में कभी उसके लिए आक्रोश नहीं पैदा होता है। तो सबसे कारुणिक प्रसंग और सबसे मार्मिक प्रसंग यही है जहां वो गाय की लालसा लिए देह त्याग देता, मर जाता। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बातचीत हम लोग जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। अभी मुझे एक ब्रेक लेना होगा, तो ये बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर रामवचन राय के साथ। और इस बार ब्रेक के बाद इस बातचीत में हमारे यहाँ मौजूद श्रोता भी हिस्सा लेंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। गांधी जी की जो अवधारणा थी राष्ट्र के प्रति, प्रेमचंद उसका समर्थन करते हैं। प्रेमचंद की राष्ट्रीयता में, राष्ट्रवाद तो कहना जरा कठिन होगा, कि उसमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं है।
उसमें सबके लिए स्पेस है। नमस्कार, स्वागत। ब्रेक के बाद ये बातचीत गोदान पर डॉक्टर रामवचन राय के साथ जारी है और इस बातचीत में इस हिस्से में सबसे पहला सवाल डॉक्टर रेखा सेठी, जो इसी कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हिंदी की अध्यापक है। डॉक्टर रेखा सेठी। हाँ, मैं रेखा सेठी हूँ और इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। पिछले 20 बरस से अधिक का समय बीत चुका है और काफ़ी बरस मैंने गोदान उपन्यास कक्षा में पढ़ाया। तो मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जिस प्रसंग की आपने बात कही, जब होरी की मृत्यु हो रही है, तो एक बरस ऐसा था जब एक लड़की कक्षा में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने कहा कि पूरा उपन्यास पढ़ते हुए उसे ये एक उम्मीद थी कि कोई होरी को बचा लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो अंत में जाके उससे ये त्रासदी जैसे सही नहीं गई। तो आज भी वो चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं प्रश्न के तौर पे आपके सामने 2 और प्रसंग याद दिलाना चाहती हूँ गोदान के। एक है जब माता दीन के मुंह में हड्डी डाल दी जाती है और कहा जाता है कि हम तुम्हें तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, लेकिन हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। और दूसरा प्रसंग है जब मीनाक्षी अपने पति को हंटर से पीटने पहुंच जाती है इस बात के लिए कि वो उसके साथ धोखा कर रहा है, या वो कहती है उस पर स्त्री से कि मुझे तुम पर नाराज़गी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्रसंग प्रेमचंद के उपन्यासों में, कहानियों में ऐसे आ जाते हैं जो उनके हाथ से छूट जाते हैं और अपने समय के बहुत आगे के हैं। तो आज के संदर्भ में ये दोनों प्रसंग हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित करते हैं कि हम दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेमचंद के यहाँ ऐसे पात्र हैं जिन्हें अपने आप में विश्वास है, जो समय की धारा मोड़ सकते हैं और जो एक चुनौती बनकर सामने आते हैं, सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी। धन्यवाद रेखा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए? रेखा जी, आपने जो गोदान के अंतिम प्रसंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना एक अनुभव बताया, दरअसल यही प्रेमचंद की सफलता है। और कोई लेखक, कोई रचनाकार जो कालजयी रचनाओं का सृजन करता है, तो ऐसी रचनाओं का यही धर्म है कि आने वाले समय का पता उन्हें हो जाता है। आपने जिस दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की बात की, प्रेमचंद में स्थान स्थान पर इसकी चर्चा है। और आज दलित चेतना का जिस रूप में विकास हुआ है, और ख़ास तौर से जो अंबेडकर बाद है, उसके जो पुरोधा अंबेडकर जी रहे, तो इधर दलित साहित्य की बहुत चर्चा होती है। लेकिन उस ज़माने में प्रेमचंद जी ने जिस तरह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक शंखनाद किया था, और मैं समझता हूँ कि अपने समय से बहुत आगे थे वो। और आज के लेखक के लिए बहुत कुछ हम प्रेमचंद से पा सकते हैं, ये संभव है। अगला सवाल आमंत्रित करने के पहले मैं एक सवाल अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूं और फिर बाद में आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से गोदान का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग वो लगता है जब होरी अपनी बेटी का बेमेल विवाह करने को मजबूर है और उसके बाद अपने आप को धिक्कारता है। मैं रेखा जी से, संजय से, रामचंद्र से और यहाँ बैठे हुए नौजवान दोस्तों से ये जानना चाहूँगा कि उस प्रसंग को पढ़ के क्लास में कोई लड़की या लड़का कभी रोया या नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तानी बाप की मजबूरी का अद्भुत दस्तावेज है वो दृश्य। खैर, इस पर आगे आप लोग अपनी राय दीजिएगा। प्रोफेसर रामचंद्र। मैं राय साहब से बात करना चाहता हूँ, सवाल भी है और टिप्पणी भी है। आपने अपनी बातचीत के अंत में ये कहा कि नया शोषण के रूप में धर्म को आपने सामने रखा, जो जिसकी वजह से होरी की मौत के कारणों में से एक है। मैं जैसा समझ पाया हूँ गोदान को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए भी, कि प्रेमचंद जिस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन और अंग्रेजी राज के बीच में जो पूरा का पूरा एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें राय साहब, अमरपाल सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह और मिस्टर खन्ना, ये वे लोग हैं जो एक तरह से दोहरी निष्ठा रखते हैं
अंग्रेजी राज और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति। दूसरा प्रसंग जो दाता दिन का है, जिनके बेटे माता दिन के बारे में डॉक्टर साहब बता रही थी कि दाता दिन जो पुरोहित से जजमान बन जाते हैं और शोषण का शिकंजा इतना पुख्ता कर देते हैं, और प्रेमचंद इस धार को और इस लकीर को खींचते हुए शोषण की जो पूरी परंपरा है, मैं उसको ये कह रहा था कि जिसको आप नया शोषण कर रहे थे, मूलतः वो नया शोषण नहीं है, बहुत पुरातन है। और जो होरी की मौत होती है, होरी की मौत की वजह वे जमींदार या वे तथाकथित राजा या वो पूंजीपति कम हैं। मुझे लगता है कि जजमानी और पुरोहित व्यवस्था से प्रताड़ित होरी ज़्यादा आतंकित है, क्योंकि उसमें मर्याद है। धनिया कहती है कि धर्म धनिया के लिए, होरी के लिए धर्म क्या है? धर्म उनके लिए न्याय है। धनिया कहती इस बात को कि धर्म न्याय से जुड़ा हुआ है और अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ पूरा ये बिगुल है गोदान। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जो ये पुरोहित व्यवस्था है जजमानी में बदल जाती है, जो पूरे के पूरे समाज को, क्योंकि मैं जब बात कुंवर साहब की कर रहा हूँ या राय साहब की बात कर रहा हूँ या एक पूंजीपति खन्ना साहब की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें हमारे पंडित ओंकार नाथ पत्रकार और संपादक भी हैं, इस सारे लोगों का एक चरित्र है। ये सब लोग उस पुरोहित के सामने सर नवाते हैं, उसके सामने झुकते हैं, और जो डांड लगाने का, दंडित करने का, जो पूरे समाज में परिवार और ख़ानदान से या गांव से निकालने की जो पूरा आतंक क्रिएट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं ये पंडित दाता दिन, उसमें सभी शरीक हैं और सभी दोहन करते हैं। कहाँ तक इसको हम नया शोषण कहेंगे? मेरी नज़र में तो नया शोषण नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने जब कहा तो नया से मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि धर्म को कोई नया मैं शिकंजा मान रहा हूँ, ये तो सदियों से आ रहा है। लेकिन प्रेमचंद ने साहस किया, धर्म को भी चुनौती देने का साहस किया। इसी अर्थ में मैंने कहा कि जो एक तरफ साम्राज्यवाद था, पूंजीवाद था, शासक वर्ग था, जमींदार थे, उसमें धर्म भी सहयोग कर रहा था, जिसका एक लंबा सिलसिला है, पुरातन व्यवस्था है। और उस पुरातन व्यवस्था के कर्मकांड ने ये स्थिति पैदा की। इसलिए मैं इस कर्मकांड के बारे में कह रहा था कि प्रेमचंद ने इस पर चोट की। ये मेरा आशय था। कोई नई व्यवस्था, धर्म नई व्यवस्था के रूप में सामने आ गया, ऐसा नहीं है। जी जी, ये पुरातन व्यवस्था है। प्रोफेसर रामचंद्र ने एक बहुत अच्छी चीज़ की और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की ओर संकेत किया कि होरी और धनिया के लिए धर्म का अर्थ है न्याय, और असल में धर्म का जो अगर आप मूल अर्थ देखें तो वही है। लेकिन जो उनके शोषक हैं और जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, उसके लिए धर्म का अर्थ है अन्याय। तो वो एक धरातल पर आप कह सकते हैं कि होरी और धनिया जैसे साधारण लोगों की दृष्टि से गोदान धर्म की अवधारणा को भी एक्सप्लोर करने वाला और उसको प्रश्नविद्ध करने वाला उपन्यास। बिल्कुल। धन्यवाद प्रोफेसर रामचंद्र, धन्यवाद रेखा जी। डॉक्टर संजय गौतम। मुझे लगता है कि उसके गोदान को पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें प्रेमचंद के जो अन्य लेखन हैं, जैसे उन्होंने स्वदेशांक एक निकाला हंस पत्रिका का, जो पूर्णतः राष्ट्रीयता, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीयता के सवालों पर जो केंद्रित था। और उसके अलावा भी प्रेमचंद ने 1933-34 तक कई सारे निबंध इस तरह के लिखे जिसमें राष्ट्र के सवाल को, देशभक्ति के सवाल को वो उठाते हैं। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से यदि हम गोदान को पढ़ें राष्ट्र के सवाल को देखते हुए, तो प्रेमचंद दो महत्वपूर्ण बात कहते हैं। एक तो ये कि राष्ट्र जो है ये एक तरह का श्राप है, और वो ये कहते हैं कि इसको हमें विष से अमृत बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो तब संभव होगा जब हम अंतर्राष्ट्रीयता की ओर बढ़ें। मतलब वो यहाँ सीधे सीधे दो विभाजन करते हुए दिखाई देते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा वो कहते हैं भौतिक पक्ष है। और ये भौतिक पक्ष जो है पूंजी से जुड़ा है, आध्यात्मिक तो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम जैसा एक विचार रहा है, और राष्ट्र को वो इस तरह से जाते हैं। तो मुझे लगता है गोदान के यदि हम पात्रों को देखें, जैसा कि रामचंद्र जी ने भी अभी इशारा किया उस ओर, कि राय साहब या खन्ना जी ये देशभक्त जरूर हैं, लेकिन प्रेमचंद कहीं ना कहीं ये इशारा करते चलते हैं कि ये छद्म देशभक्त हैं, या इनकी जो निष्ठा है वो पूंजी के प्रति ही है, दोहरी नागरिकता है जी। और क्योंकि आपने नागरिक के रूप में गोदान को देखने की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्र
को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो उनके समय में गांधी जी का एक मॉडल था राष्ट्र का, या अम्बेडकर की सोच, या तिलक की अपनी धारणा थी, उनके संदर्भ में यदि हम गोदान का पाठ करें राष्ट्र के संदर्भ में, तो किस तरह से हम क्या उनकी दृष्टिपात है? मुझे लगता है कि गांधी जी की जो अवधारणा थी राष्ट्र के प्रति, प्रेमचंद उसका समर्थन करते हैं। प्रेमचंद की राष्ट्रीयता में, राष्ट्रवाद तो कहना ज़रा कठिन होगा, कि उसमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं है, उसमें सबके लिए स्पेस है। तो गांधी जी का जो आदर्श था, या गांधी जी की जो सोच थी राष्ट्रीयता के प्रति, और ख़ास तौर से उस समय आज़ादी का सवाल था और एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, एक नए पहले तो आज़ादी प्राप्त करना और फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, ये प्रश्न था। तो गांधी जी की सोच से प्रेमचंद प्रभावित थे, इसलिए उनकी अवधारणा राष्ट्रीयता की गांधी की अवधारणा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे खन्ना की चर्चा आपने की, एक बहुत बड़ा छोटा गौण पात्र है तनख्वाह गोदान का। तो तनख्वाह जो आज के समाज में बिचौलिए जो पैदा हो रहे हैं, प्रेमचंद ने इसकी कल्पना उस समय की थी। तनख्वाह के माध्यम से एक बिचौलिया वर्ग हो जाता है, जो सामान्य लोग हैं और जो ऊपर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, दोनों के बीच, और वो भी एक शोषण का माध्यम बनता है। मैं हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की अति ही है, कि जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने उस समय में उठाया था वो आज भी वैसे की वैसी बरकरार है? तो ये गोदान की अति है, हमारी अति है। मेरा नाम ज्योति है और मैं हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, तो किसी भी उपन्यास की सफलता सिर्फ इस बात से तो नहीं कि उसका पाठक पढ़े। उपन्यास की सफलता तो तभी है जब उस पर कोई प्रतिक्रिया है। तो इस कसौटी पर गोदान कितना खरा उतर पाया है, उसके बारे में आप? इसका विस्तार से डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन जो कसौटी तुम पेश कर रही हो उस पर खड़े होने का एक प्रमाण तो ये है कि 80 साल बाद हम गोदान पर चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जैसे 6 महीने पहले छपा हो। बाकी डॉक्टर साहब कहेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि प्रेमचंद की सफलता तो इसी में है कि गोदान आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बना हुआ है, और वो तमाम समस्याएं जो गोदान की थी आज हैं समाज में बरकरार, बल्कि उनका कोई तीव्र रूप भी सामने आ रहा है, वो है समस्याएँ। एक बात ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पर, और कोई अवसर ऐसा नहीं था कि मैं साझा करूं। ये हिंदी आलोचना में एक झगड़ा लंबे अरसे से चलता रहा है कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों समकालीन थे, एक ही साथ थे, एक ही शहर में रहते थे बनारस में, सुबह शाम मुलाकात भी होती रही, लेकिन प्रेमचंद को यथार्थवादी और जयशंकर प्रसाद को आदर्शवादी कहा गया। मुझे गोदान पढ़ते हुए एक स्थल ऐसा लगा कि जहाँ प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बल्कि मैं कहता हूँ, कभी कभी अपने छात्रों से कहता था कि गोदान की जो गोविंदी है वो कामायनी की श्रद्धा है। आप देखें, कामायनी में जिस तरह श्रद्धा का चरित्र प्रसाद ने चित्रित किया है, जो वर्णन किया है उन्होंने, जो घटना सामने आती है, लगभग उसी तरह की घटना गोदान में है। मैं सोनम इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला महाविद्यालय से हिंदी विभाग की 3य वर्ष की छात्रा। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या गोदान उपन्यास आज के समय में उतना प्रासंगिक है जितना वो पहले था? बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा है। मेरा नाम ईशा ठाकुर है और मैं अंग्रेज़ी विभाग से हूँ, इसी कॉलेज से। मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैम ने कहा था कि बहुत ही एक मार्मिक प्रसंग जो गोदान में है वो ये भी है कि जब चमार लोग ब्राह्मण के गले में हड्डी घुसा देते हैं। तो जब मैंने उसे पढ़ा था तो वो मेरे लिए एक रेवोल्यूशन का एक उदाहरण था। अभी भी जो जंतर मंतर में जो ये तमिल फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं वो भी एक तरह का रेवोल्यूशन ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके लिए भी वो एक रेवोल्यूशन ही है, या फिर आप उसे ऐसा देखेंगे कि जैसे होरी आपने कहा कि धीरे धीरे जर्जर होता जाता है पूरे गोदान में, क्या ऐसा ही वो जो रेवोल्यूशन का जो मैं कह रही हूँ वो भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहाँ पे हम देखें, क्योंकि रेवोल्यूशन का जो ये उदाहरण है वो कम। असल में
घटनाएं जो घटती हैं वो परिवेश के और स्थान के हिसाब से उसमें थोड़ा परिवर्तन तो आता रहता है। मूल समस्या वो रहती है लेकिन संदर्भ बदल जाता है, मूल समस्या बरकरार रहती है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो वो तमाम चीज़ें जो समाज में घटित हो रही हैं वो एक तरह से अतीत का विस्तार। एक बात और मैं कहना चाहूँगा ईसा जी आपके सवाल के प्रसंग में, सामाजिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता कि एक समय सब कुछ अच्छा हो और एक समय सब कुछ बुरा हो। इस बात को समझना चाहिए। एक तरह का डायलेक्टिक्स होता है सामाजिक परिवर्तन में। जब एक चीज़ कोई बहुत बुरी दिख रही होती है तो उसके साथ ही कुछ ऐसा हो रहा होता है जो शायद अच्छे या हो सकता है बुरे भविष्य का संकेत हो। ये 1936 के बारे में भी सच है, आज के बारे में भी सच है। तो इट्स नेवर ब्लैक और वाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे। मेरा नाम स्वाति है और मैं इसी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। अभी हमने कहा कि गोदान बहुत सालों पहले आया था और उसकी लोकप्रियता ये है, खासियत ये है कि अभी भी हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के साहित्य में ऐसी क्या त्रुटियाँ हैं या ऐसा क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इतना लोकप्रिय नहीं है कि गोदान इतना लोकप्रिय हो गया है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा और ये मैं फिर चाहूँगा कि आप ही लोगों में से कुछ लोग बात करें। हम गोदान के अभी तक जीवित होने की या चर्चा का विषय होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ, चूँकि एक कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, कि बिना मजबूरी के गोदान आप में से किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मजबूरी यानी हिंदी में BA या MA करने की, या अंग्रेजी के भी कोर्स में ट्रांसलेशन लगा होने की, या UPSC की परीक्षा में अनिवार्य रूप से कुछ पूछे जाने की, ऐसी मजबूरी के बिना आप में से गोदान कितने लोगों ने पढ़ा है? तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। आप अर्पिता राठौर है, मैं हिंदी विभाग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। अब मैं आपके अनुसार जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से ऐसे सुझाव ऐसे गोदान में दिए गए हैं जिससे आज भी किसानों की परिस्थिति सुधर सके, या वो आज भी जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो गोदान उनके लिए किस तरह एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है? देखिए, लेखक कोई उपदेशक नहीं होता है, वो यह नहीं बताता है कि ये करना है आपको। परिस्थितियाँ, घटनाएं इस रूप में सामने आती हैं कि हमें स्वतः निष्कर्ष निकालना होता है। वो उपदेशक है नहीं, कुछ कहेगा नहीं। और इस अर्थ में हम अगर विचार करेंगे तो खुद हमें उत्तर मिलने लगेगा कि क्यों प्रासंगिक है, क्यों, कहाँ से उत्तर आ रहा है, ये सब है। आपने गोदान का वो प्रसंग आपको याद है जब वो गांव के जो मुड्ढ लोग हैं वो दरोगा जी को लेके आते हैं और एक तरह से चाहते हैं कि वो होड़ी से कुछ चूस के ले जाएं, और धनिया की तेजस्विता के कारण ऐसा हो नहीं पाता। और उसके बाद दरोगा जी कहते हैं कि मुझे तो चाहिए, वहाँ से नहीं मिला तो तुम लोग चंदा करके दो। और जब वो बाद में लौट रहे होते हैं तो प्रेमचंद का एक वाक्य है कि इस समय इन पांचों सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। संकेत यहाँ है, वो तस्वीरें आप खींचिए, वो हमारा आपका काम है। प्रेमचंद कोई सामाजिक परिवर्तन के लिए मैनिफेस्टो नहीं लिख रहे हैं, वो एक क्रिएटिव चीज़ लिख रहे हैं, वो एक उपन्यास लिख रहे हैं जिसमें जैसे अभी चर्चा भी हुई कि उसमें ऐसा नहीं है कि होरी में केवल भलाई भलाई है, वो भी झूठ बोलता है, वो भी चोरी करता है। जमींदार ऐसा नहीं है कि वो केवल बुराइयों का पुतला है, उसमें भी एक इंसानी एलिमेंट है। उसे भी अपनी स्थिति पर, और जो शोषक की उसकी स्थिति है, जो शोषक है वो समाज का, उसको एहसास है इस बात का, और उसे भी इस बात का दर्द है। यही उपन्यास की ताकत है और इसी से हमें जो सीखना हो हम सीख सकते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है, मैं इतिहास विभाग में हूँ। सर, आपने बोला था कि जो प्रेमचंद पर गांधी का राष्ट्रीयवाद का प्रभाव ज़्यादा है। मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि इस टाइम तक आते आते प्रेमचंद पर गांधी के जो राष्ट्रवाद का वो प्रभाव कम हो गया, क्योंकि वो जिस तरीके से गांधी क्योंकि ज़मींदार को सीधे अटैक नहीं कर रहे थे, और उनका जो अब इस टाइम सोशलिज़म की तरफ ज़्यादा प्रभाव चला गया था जब वो गोदान लिख रहे थे जिस टाइम तक। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? धन्यवाद जी। ये यथार्थ को लेकर के ऐसी अवधारणा लोग कायम करते हैं कि प्रेमचंद गांधी से अलग हो रहे थे, एक ऐसा नग्न यथार्थ, इतना क्रूर यथार्थ वो सामने रख रहे थे, आदर्श वगैरह नहीं है ऐसा, इस कारण लोग समझते हैं। लेकिन आप इसी से देखिए कि
गांधी के कारण ही प्रेमचंद ने नौकरी से इस्तीफा कर दिया और खादी का काम कर खादी लेकर बेचते थे बनारस के आसपास, प्रकाशन शुरू किया अपना। तो ये तो गांधी का प्रभाव था उनके जीवन पर। केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने के कारण गांधी के रास्ते से वो अलग हो गया, ऐसा हम नहीं मानते। केवल एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में कि ऐसा तो प्रेमचंद के किसी उपन्यास में नहीं है कि सारे ज़मींदार अच्छे हैं या सारे ज़मींदार बुरे हैं। अगर ऐसा होता तो प्रेमचंद एक पैम्फलेटियर होते, एक बड़े लेखक ना होते। दूसरी बात यह है कि गांधी जी की बहुत सारी चीज़ों की प्रेमचंद ने बाकायदा आलोचना की है, खुल के की है, क्योंकि कम से कम प्रेमचंद के ज़माने में और उनके लिए गांधी जी का प्रशंसक होने का अर्थ या किसी का भी प्रशंसक होने का अर्थ अंधभक्त होना नहीं होता था। गांधी जी के प्रशंसक होते हुए, अंबेडकर के प्रशंसक होते हुए आप उनके आलोचक भी हो सकते थे। यही एक स्वस्थ संबंध है किसी भी नेता के साथ, किसी सोचने समझने वाले व्यक्ति का। और दूसरी बात यह कि गोदान से कुछ ही पहले प्रकाशित रंगभूमि को आप याद कीजिए, उसकी पूरी संवेदना को याद कीजिए, उसके मुख्य चरित्र को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत आनंद आया आपके साथ चर्चा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और किताब पर, किसी और विद्वान के साथ बात करने के लिए। और इस बीच में हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें, इस पुस्तक पर, इस कार्यक्रम पर, या हमें कोई सुझाव देना चाहें तो उनका सदा स्वागत है। आप हमें हमारे ईमेल, फेसबुक और ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले सप्ताह फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।